हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको बादल सूर्या यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट आर्टिकल, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में जो भी कानून, जो भी अधिकार मिला है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि भारतीय संविधान यानी कि भारत के सभी लोगों को क्या अधिकार मिला है, क्या अधिकार नहीं मिला है और क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। तो उस तरह की बातों को मैं इस वीडियो में सीखूंगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो मैं चलता हूँ पहले भारतीय संविधान के एक आर्टिकल पे। तो देखिए, हमारे भारतीय संविधान का नंबर 1 आर्टिकल है। नंबर 1 आर्टिकल देखिए है कि संघ का नाम और क्षेत्र। आर्टिकल 1 में है संघ का नाम और क्षेत्र, यानी कि हमारे भारत में जो संघ बनाया जाएगा उसका नाम क्या होगा और उसका क्षेत्र को निर्धारण करना होगा। तो इस तरह से एक आर्टिकल 1 का कहना है। और आर्टिकल 3 के बारे में है कि यानी कि आर्टिकल 3 जो बनाया गया है, तो इसमें देखिए नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं का नाम परिवर्तन। यानी कि आर्टिकल 3 जो है हमारे भारतीय यानी कि हमारे भारत देश में किसी नए राज्य का गठन करना होगा तो हमें आर्टिकल 3 का उपयोग करना होगा। यानी कि नए राज्य, भारत के एक नए राज्य के निर्माण और उसके सीमा, हमारे भारत के एक नए राज्य का निर्माण और उसका सीमा क्षेत्र, कि इस राज्य का नाम क्या होगा, इसका सीमा क्षेत्र क्या हो जाएगा। तो उस तरह के बात इस आर्टिकल 3 के हिसाब से किया जाएगा, यानी कि नए राज्य का गठन आर्टिकल 3 में किया जाएगा। और आर्टिकल 13 में किया जाएगा। देखिए आर्टिकल जो 13 है, मौलिक अधिकारों के साथ अपमानजनक कानून। देखिए यहाँ पे लिखा गया मौलिक अधिकारों के साथ अपमानजनक कानून है। ठीक है, तो ये एक अपमानजनक जो कानून है, तो दोस्तों इसका मतलब कहने का आर्टिकल 13 का मतलब है कि हमारे जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक प्राप्त है, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। यानी कि कोई सत्तारूढ़ी सरकार, यानी कोई शासन में सरकार है तो वो मौलिक अधिकार, किसी भी मौलिक अधिकार को खत्म नहीं कर पाएगा। यदि कोई ऐसा कोई बिल पास हो जिसमें कि जिस बिल से हमारे मूल अधिकार को हनन होना पड़े, यानी कि कुछ नुकसान होना पड़े मूल अधिकार को, तो आर्टिकल 13 यहाँ पे मौजूद है। जब आर्टिकल 13 मौजूद है, इसलिए मौजूद है कि यदि कोई बिल पास हो, यानी कि भारतीय संविधान में, यानी कि सरकार द्वारा, यानी कि मंत्री द्वारा कोई बिल पास किया जाए तो वो हमारे मूल अधिकार के खिलाफ कोई नहीं होगा। यदि कोई कानून पास हो गया और बात ही तो निचली सदन और ऊपरी सदन से, यानी कि केंद्र और राज्य से पास हो गया, तो पास होने के बाद सबसे पहले रिव्यू पिटीशन में भेजा जाएगा। तो रिव्यू करने के लिए भेजा जाएगा। यदि आर्टिकल 13 से सर्टिफाई होगा तभी वो कानून बनकर पास होगा, यानी कि जो बिल पास होगा वो कानून बनेगा। तो आर्टिकल 13 में ये चीज है कि मूल अधिकार के साथ अपमानजनक कानून, यानी कि मूल अधिकार के साथ अपमानजनक कानून, यानी कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिसमें कि मूल अधिकार का हनन हो। उसी तरह से हमारा देखिए आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 है कानून के समक्ष समानता। तो आर्टिकल 14 हमें ये कहता है, आर्टिकल 14 हमें ये कह सकता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि हम सभी लोग, यानी कि हम सभी भारत के नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। ये नहीं कहा जाएगा कि ए कास्ट का है, वो कास्ट का है, ये निचली जाति का है, वो ऊपरी जाति का है, इस तरह का बात नहीं किया जाएगा। यानी कि जिस भी व्यक्ति के कानून के साथ, यानी कि जिस भी व्यक्ति के कानून के साथ जब उसका याचिका दायर, यानी कि उसका संशोधन किया जाएगा, उसका वो निवारण किया जाएगा, तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये बड़ा है तो इसको निर्णय नहीं मिलेगा और ये छोटा है तो उसको निर्णय मिलेगा। यानी कि जो कानून है हमारे देश के सभी नागरिक के लिए कानून बराबर है। यानी कि जो उस तराजू लेकर के एक पट्टी, आंख पर पट्टी बांधे हुए एक महिला रहती है जो कि न्याय सुनाती है, तो ये नहीं कहते कि एक तरफ यदि अंबानी है और एक तरफ एक गरीब मजदूर है, तो एक यदि गलती की सजा होगा तो दोनों की एक समान होगा। यानी कि कोई गलती कर दिया तो दोनों के एक समान सजा होगा। ये नहीं कि मान के चले कि हम गलती किए और अगला गलती किया तो उसको कुछ और सजा मिले, मुझे कुछ और सजा मिले, इस तरह का नहीं हो सकता। यानी कि ये चीज, इस एक तरफ अंबानी है, एक तरफ हम, यानी कि अंबानी के तो कंपेयर मत कीजिए कि अंबानी बहुत बड़े हैं, ठीक ना, लेकिन एक तरफ एक मान के चलिए कि बहुत बड़े अमीर आदमी, यानी कि लाखपति समझिए, और एक गरीब मजदूर, तो इसमें नहीं कहा जा सकता कि उसको केस को माना जाए, इसको नहीं माना जाए। इस तरह से है कि कानून के समक्ष समानता है, यानी कि कानून के नजर में दोनों को समान अधिकार है। उसी तरह हमारे देखिए आर्टिकल 16, जो आर्टिकल 16 है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता।
यानी कि आर्टिकल 16 का कहने का मतलब है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। यानी कि कोई भी ऐसा रोजगार हो जो जाति विरुद्ध नहीं होगा, उसमें छुआछूत नहीं होगा, यानी कि किसी भी डिवीजन यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट में जब जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले तो उसमें हर एक को समान अधिकार मिलेगा। यानी कि जो रोजगार का अवसर है उसमें समान का अवसर मिलेगा, यानी कि समानता का अधिकार है कि समान अधिकार, रोजगार के मामले में भी समान अधिकार है। उसी तरह पे यहाँ देखिए आर्टिकल 17 क्या है, अप्रियता, अप्रियता का उन्मूलन। यानी कि आर्टिकल 16 भी कहा जाए कि छुआछूत काम, अप्रियता यानी कि छुआछूत काम, यानी कि कोई भेदभाव नहीं करता। भेदभाव का अंत इसमें साफ जानिए कि इसमें किसी को किसी का जाति के नाम या किसी को कास्ट के नाम पे या किसी को धर्म के नाम पर या किसी के जन्म के स्थान के नाम पर, इसके नाम पर उसको चिढ़ा नहीं सकता। यहाँ पर विभेद है, विभेद नहीं करना है। भारतीय संविधान में ये मान के चलिए कि भारतीय संविधान जो हमारा है तो इसमें अप्रियता का उन्मूलन किया गया है, यानी कि छुआछूत का अंत है, इसमें जाति विभेद को बढ़ावा नहीं देता, हमारा ऐसा कानून है। उसी तरह से हमारा देखिए आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 है बोलने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों देखिए आर्टिकल 19 जो है बोलने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 है बोलने की स्वतंत्रता, इससे हम बोल सकते हैं, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं जिससे हमारी बातों से किसी और को हनन न हो, यानी कि हानि न हो। हम इस तरह के बात हर एक आदमी से बोल सकते हैं जिससे कि अगला को कोई दुख न हो। बोलने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, यानी कि सभा लगाने की आज़ादी, ये सभी तरह का आज़ादी यह है आर्टिकल 19 में। स्वतंत्र, इसको स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। तो इस तरह से आर्टिकल 19 में है। और यहाँ पर देखिए आर्टिकल 21 है, आर्टिकल जो 21 है जीवन की सुरक्षा। तो आर्टिकल 1 जीवन की सुरक्षा कहने का मतलब है कि किसी भी भारत के कोई ऐसा नागरिक जिसकी जीवन पर एक डर हो, यानी कि जीवन पे खतरा हो, भारत के कोई नागरिक जिसको जीवन पे खतरा हो, जब जीवन पे खतरा हो तो उसको कानून एक सुरक्षा देती है। कानून एक कानूनी सुरक्षा मिलता है जिस भी व्यक्ति को यदि जीवन पे यानी कि उसको किसी तरह से आँच आने लगा, यानी कि किसी तरह से परेशानी हो गया और उसका जीवन के यानी कि बहुत तरह से क्या उसको कहा जाए कि वो उस तरह के दुश्मन लग गए, तो उसका जीवन के मतलब वो क्या था कि वो मर्डर या मान के चलो कि मान के चलिए बहुत सारे उसको परेशानी होने वाला है। तो इस तरह से सरकारी कानून यानी कि कानून की तरफ से उनकी सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा प्रदान करने की अधिकार है, ये आर्टिकल 21 कहता है। तो उसी तरह से यहाँ देखिए है आर्टिकल 21 का ये, आर्टिकल 21 ये जो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 21 का ये जो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, यानी कहा जाए कि हमारे भारत में लेकर के 1 साल से लेकर के यानी कि 8वीं 10th क्लास तक माना जाए, यानी 6 से लेकर के 14 साल, 6 से लेकर के 14 साल के किसी भी बच्चा को शिक्षा से वंचित नहीं रखना, यानी कि मुफ्त में शिक्षा मुहैया कराया जाता है। ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है। वो कहाँ लिखा गया था? आर्टिकल 21A में लिखा गया कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। भारत के कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, भारत के कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कि शिक्षा से वंचित रहेगा। जो 6 से लेकर के 14 साल के एज के अंदर हो वो शिक्षा से वंचित कभी नहीं रहेगा। उससे यानी कि भारत के हर एक बच्चा को शिक्षा का अधिकार प्रदान है, तो वो शिक्षा का अधिकार ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 हमें कहता है धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल जो 25 है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता कहा जाए तो हम कोई यदि व्यक्ति है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, इस तरह के कोई सी भी धर्म है, यानी कि भारत एक धार्मिक देश है, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता है। यहाँ पे किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, किसी भी धर्म को प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जब धर्म की हम प्रचार करें तो हम इस तरह से इस लिमिट में धर्म को प्रचार करें जिससे कि किसी और धर्म के ठेस न पहुंचे। यानी कि जो धर्म के प्रचार है, धर्म के प्रचार हम कर सकते हैं, लेकिन जब मैं एक धर्म का प्रचार करूं तो इस ध्यान रहना चाहिए कि हमारे धर्म के प्रचार से किसी और धर्म के नुकसान न हो रहा हो। तो इस तरह से हमारे धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी कि भारत में हम रह रहे हैं तो किसी भी तरह की धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि कहा जाए तो हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इसमें हमें कोई कह नहीं सकता कि नहीं आप ये धर्म, यानी कि किसी को जबरदस्ती यहाँ पे नहीं होगा। हमें जो इच्छा करेगा, यानी कि हमको जो पसंद, मान के चलिए हिंदू धर्म नहीं पसंद है, मान के चलिए कि हमें बौद्ध धर्म पसंद है, तो हम बौद्ध धर्म ग्रहण कर सकते हैं। ये नहीं कि नहीं आप हिंदू हैं तो हिंदू में ही रहिए। यानी कि हमारे बहुत सारे पूर्वज हुए, जैसे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ये भी थे हिंदू, लेकिन ये हिंदू में नहीं कभी
ये इनका जो मरण हुआ है हिंदू में नहीं, ये बौद्धिक बन के ही अपना अंतिम सांस लिए। ठीक है, इसी तरह से और उनका हिस्ट्री तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन फिर और अगला वीडियो में किसी और वीडियो में मैं उनका पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आप देखिए ये आर्टिकल 30 है। जो आर्टिकल 30 है, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। यानी कि जो आर्टिकल 30 हमें कहता है वो ऐसे गरीब अल्पसंख्यक एसी एसटी बहुत बड़ी से बड़ी जो क्या कहा जाए संस्था, यानी कि शैक्षिक संस्थान, उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यानी कि बहुत बड़ा कॉलेज, मान के चलिए कि ऑक्सफोर्ड कॉलेज है, तो इस तरह के बहुत बड़ा बड़ा कॉलेज, तो उसमें आप विभेद नहीं कर सकते कि कोई अल्पसंख्यक यहाँ पे पढ़ेगा। यानी कि कोई ऐसा स्थान, सार्वजनिक जगह हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, तो इस तरह में जाति या छुआछूत का विभेद नहीं किया जाएगा। इस पे हर एक लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है, आर्टिकल 31 जो है, कुछ आर्टिकल जो 31 हमें कहता है कुछ विशिष्ट सिद्धांतों के प्रभावित करने वाले कानूनों की बचत। आर्टिकल 31 हमें कहती है कि कुछ विशिष्ट सिद्धांतों की देखिए आर्टिकल 31 हमें कहता है कुछ विशिष्ट सिद्धांतों के प्रभावित करने वाले कानूनों की बचत। इसका कहने का मतलब है कोई ऐसा कानून हो जो हमें कानूनों से बचाता है। यानी कि जो नया कानून आता है उसका एक तरह, जैसे आर्टिकल 13 था, उसी तरह से ये भी एक है नया कानून के बारे में। यानी कि संविधान में एक ऐसा नया कानून नहीं होगा जो कि हमारे अगला कानून को ये ठेस पहुँचे या उसका हनन हो या एक कानून को खत्म करके नया कानून को लाया जाए। तो ये आर्टिकल 31 कहता है। और आर्टिकल 32 जो होता है कहता है निधियों सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय। आर्टिकल जो 32 कहता है निधियों सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय, यानी कि रीट आप सुने होंगे, आर्टिकल 32 में ही रीट है, रीट को जारी किया जाता है। जैसे हमारे मूल अधिकार हनन होने लगे या हमारे मूल अधिकार न मिल पाए, तो मूल अधिकार नहीं मिल पाने पर यह आर्टिकल 32 का उपयोग से हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हम जा करके ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या मेरा ये अधिकार था, मान के चले कि हम किसी सभा में यानी कहीं भी सभा लगाए या बोल रहे थे या घूम रहे थे, यानी कि किसी जगह मान के चले कि हम यहाँ से कुछ विशेष राज्य क्षेत्र है वहाँ पे हम नहीं घूम सकते। लेकिन मान के चले कि हम एक शहर से दूसरे शहर में गए, हम रांची से पटना गए, लेकिन रांची से पटना गए तो इसमें कोई ये नहीं कर सकता कि जब तू रांची से आए हो तो पटना नहीं आ सकते। तो इस तरह से अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सिद्धांत प्रभावित करने वाले कानून एक है। लेकिन जब इस तरह के मान के चलिए घूमने की आज़ादी, यानी कि जो आपका है घूमने की आज़ादी, ये मूल अधिकार है। मूल अधिकार है, तो जब मूल अधिकार आपका हनन होने लगे, मूल अधिकार आपसे छीना जाने लगे तो आप इस आर्टिकल 32 का उपयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जा करके इस गुहार लगा सकते हैं कि नहीं, मेरा अधिकार यानी कि मूल अधिकार मेरा बिहार खत्म किया या उस हमको मूल अधिकार से वंचित रखा, तो इस तरह से उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आर्टिकल 32 कहता है। उसके बाद देखिए हमें कि आर्टिकल 38, आर्टिकल जो 38 कहता है, तो लोगों के कल्याण के बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य, यानी कि आर्टिकल 38 कहता है कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षा करने के लिए एक राज्य, कोई ऐसा राज्य जिसमें एक अति पिछड़ी लोग व्यक्ति, तो किसी राज्य में जो व्यक्ति अत्यंत कमजोर हो, जो समुदाय अत्यंत कमजोर हो, तो राज्य सरकार द्वारा उसको कुछ कल्याण के बारे में, यानी कि कल्याणी सहायता दे करके, मान के चलिए कि किसी स्टेट हो तो राज्य सरकार कल्याण उसको दे करके, कल्याण विभाग से कुछ राशि दे करके उसको शिक्षा के या रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी। ये हर एक राज्य के ये सिस्टम है, यानी कि कानून है, संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 38 करता है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 40, जो आर्टिकल 40 है, ग्राम पंचायत का गठन। ये हमारे गांधी जो थे, हमारे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी के कहने पर ये ग्राम पंचायत का गठन हो पाया था। तो उस तरह से हमारे आर्टिकल 40 को बनाया गया था। हर एक, यानी कि महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि जब हमारे देश का विकास होना चाहिए, जब विकास होगा तो डायरेक्ट केंद्र से विकास नहीं हो सकता, सभी लोगों के पास बराबर विकास पहुंचने के लिए एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए। एक ऐसी क्या वो कहा जाए शासन व्यवस्था, एक ऐसी शासन व्यवस्था किया जाए जो एक आदमी के हाथ में न हो, जो शासन व्यवस्था ऐसी की जाए जो कि लोग अपना शासन खुद चलाए, यानी कोई एक आदमी शासन नहीं करे।
हमारे जो देश है इसमें कोई एक आदमी शासन नहीं करे। इस तरह से है कि जो हमारे महात्मा गांधी थे आर्टिकल 40 को बनवाए और पंचायती राज का गठन किया गया, जिसमें ये कहा गया कि भारत के कोई नागरिक किसी और के शासन के खिलाफ नहीं रहेगा, यानी कि किसी और के शासन के अंतर्गत नहीं रहेगा। इस तरह से आर्टिकल 40 को बनाया गया, जो कि पंचायती राज का गठन किया गया। पंचायती राज में ये चीज़ है कि लोग अपना शासन खुद ही चलाएंगे। तो इस तरह से है। तो दोस्तों अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करने की वजह से मैं वीडियो के यहीं पे ख़त्म करता हूँ, यानी कि समाप्त करता हूँ। और इसे जो आर्टिकल 40 से अगला का पार्ट है वो मैं अगला वीडियो में करूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पसंद कीजिएगा। और कमेंट में आप जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। तब तक से आप अगला वीडियो का इंतजार करें, वो भी जल्द ही अपलोड होगा। तब तक से मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।